हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं शुरुआत स्टडी सेशन नंबर 3 एफएम का पेपर हमारा। हम ऑलरेडी 2 सेशन कर चुके हैं और काफी सारे सेशन हमने कॉस्टिंग के भी कर लिए हैं पेपर 4 के। तो अब यहां पर आज के इस स्टडी सेशन का एजेंडा क्या है, वही कंटिन्यू करेंगे हम हमारे स्टडी सेशन नंबर 2 के पार्ट को। यानी कि स्टडी सेशन नंबर 2 में जो हमने लास्ट में रेशियोज किए थे, हम उसी को आज कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। स्टडी सेशन नंबर 4 से हमारा फर्स्ट चैप्टर लिवरेज शुरू होगा। यानी अभी ये जो 3 स्टडी सेशन हमने किए, ये एक्चुअली कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एफएम का बेस बनाया गया पहली बार, क्योंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया सब्जेक्ट है काफी लोगों के लिए। सीए इंटर में आके पहली बार काफी लोग शेयर्स वगैरह के बारे में समझते हैं। अब तो खैर काफी अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है आफ्टर कोविड। बहुत सारे घरों में पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर्स शेयर्स वगैरह में डील कर रहे हैं। कोविड से पहले एक जनरल मेंटेलिटी थी जो मारवाड़ी कल्चर में थी कि जी शेयर्स पे काम नहीं करना चाहिए, उसमें सट्टा होता है, स्पेक्यूलेशन होता है। बट आफ्टर कोविड कुछ चीजें बदली है और पॉजिटिव हुई है शेयर मार्केट की तरफ, और इसके कारण अब थोड़ा बहुत अवेयरनेस है। बट स्टिल जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मीनिंग हर वर्ड का हमें पता रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कई लोगों को आरओआई और आरओई पता तो है, फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फुल फॉर्म सबको पता है। पर क्या है ये रेशियो, इसमें क्या रेशियो में न्यूमरेटर में आ रहा है, क्या रेशियो में डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक रखना पड़ेगा ध्यान, तभी हम क्वेश्चंस में कर पाएंगे। देखिए डिफरेंस है दो सब्जेक्ट जो अभी तक हम ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, कॉस्ट और एफएम में। डिफरेंस ये है, कॉस्ट शायद पहले दिन से हमने कॉन्सेप्ट लिया और क्वेश्चन शुरू कर दिया। सेकेंड डे फिर कुछ कॉन्सेप्ट लिया, फिर कुछ क्वेश्चन कर लिए। थर्ड कुछ डे कुछ कॉन्सेप्ट किया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। एफएम ऐसे नहीं चल सकती। एफएम में हमारे को पहले 5 दिन 7 दिन हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करना पड़ेगा, कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट किस तरीके से फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं वो सीखना पड़ेगा, और फिर उनका एप्लीकेशन होगा। तो यहां पर वैसा ही स्ट्रक्चर फॉलो कर पाएंगे, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। एफएम के क्वेश्चन इनफैक्ट कॉस्ट के क्वेश्चन से भी छोटे होते हैं, सिर्फ वो 2 चैप्टर में बड़े हैं, बाकी तो उनसे भी छोटे हो जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग आता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग इन वर्ड से अवेयर होंगे, जैसे जीपी रेशियो, एनपी रेशियो ऑलमोस्ट सबको पता होता है। पर फिर कल हम लास्ट सेशन में हमने पीवी रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये सब भी डिस्कशन शुरू किया। कुछ को अवेयर होंगे, कुछ लोग, मैं मना नहीं करता, जो लोग बिजनेस न्यूज़पेपर्स या बिजनेस चैनल सुन रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होगा। बट अब जैसे ये 3 वर्ड है, डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट, बड़ी बढ़िया स्टोरी है इसको लेके। मतलब मेरे बचपन की एक स्टोरी है जब मुझे एफएम नहीं आती थी। डिविडेंड रेट 20% है, डिविडेंड यील्ड 20% है, डिविडेंड पे आउट 20%, और पेपर में लिखा था डिविडेंड 20% है। अब ये 20% है क्या? तो आज शुरुआत उस स्टोरी से ही करता हूं। और जनरली मैंने जब जब फेस टू फेस बैचेस लिए हैं मैंने ये स्टोरी हमेशा शेयर की है। वैसे ही ये शो करता है कि मुझे बिल्कुल एफएम नहीं आती थी उस वक्त। इसका मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने का जरूर शौक था। न्यूज़पेपर में एक ऐड आया, एक बड़ी कंपनी, इंडिया की वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंपनी। अच्छा, ये वर्ड आया लार्जेस्ट कंपनी, फिर कौन सी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है? कौन सी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है? कई लोगों को इसके बारे में पता है, कई लोगों को नहीं पता है। पर सवाल पहले तो ये पूछना चाहिए कि लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, largest in terms of what, number of employees, in what term? Largest means what, in what terms? तो यहां पर जनरली जो मार्केट में माना जाता है इंडिया की सब, अच्छा कई लोगों का जवाब होता है सर टाटा कंपनी।
टाटा कंपनी, अरे भाई टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड तो अभी तक मार्केट में आई ही नहीं है, उसकी क्या वैल्यूएशन है किसी को पता ही नहीं, जस्ट लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। और टाटा सन्स जो कंपनी है वो अभी तक पब्लिकली लिस्टेड ही नहीं है, वो मदर बॉडी है टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाइटन, ऑफ कोर्स टाइटन इज आल्सो अ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, टाटा एलेक्सी, विस्तारा, ताज होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, आई थिंक इंडियन होटल्स। तो ये बहुत सारी कुछ कंपनीज है। टाटा ग्रुप इज प्रेजेंट इन 6 कॉन्टिनेंट्स, 6 कॉन्टिनेंट्स में अवेलेबल है, 100 कंट्रीज में वो डील कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के थ्रू। तो एक जगह नहीं है अंटार्कटिका, वहां पर शायद पेंगुइन वेंगुइन मिलती होंगी इसलिए नहीं है, बाकी तो वहां पर भी खोल देते वो कुछ ना कुछ ऑफिस, अगर इंसान होते तो वहां पर भी खोल देते। इतनी बड़ी कंपनी है, पर वो एक नहीं है, वो अलग अलग कंपनी है। टाटा मोटर अलग है, टीसीएस अलग है, दे आर सेपरेट कंपनीज, आप कंबाइन नहीं कर सकते। और इनको आप टाटा सन्स में भी कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका 100% टाटा मोटर्स का टाटा सन्स का नहीं है। टाटा सन्स मदर बॉडी है, कुछ स्टेक होल्ड करती है, कंट्रोलिंग स्टेक कुछ कंपनीज में, बट बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग भी है। अब कौन सी कंपनी सबसे बड़ी है, सवाल यह भी है। फिर मैं आता हूं डिविडेंड रेट, यील्ड और पे आउट पे। आई थिंक मैं जब छोटा था तब शायद टीसीएस का शायद ऐड था, नॉट श्योर, बट बहुत सालों पहले, मतलब ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले की बात होगी। और उस वक्त तो कंफर्म एफएम नहीं आती थी, कंफर्म नहीं आती थी, एफएम सी की ही सीए इंटर में आके थी। जैसे मेरा जो हाल था, आज भी कई लोगों का वही हाल है। तो यहां एड आया, सीएस इज डिक्लेयरिंग ए डिविडेंड ऑफ 1000%। और टीसीएस एक बड़ा नाम है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी थी, कभी थर्ड, अभी थर्ड है। तो अब फिर सवाल, ये थर्ड और सेकेंड बोल कैसे रहा हूं, रैंक कहां से आई? तो जो सेकेंड रैंक या थर्ड रैंक पे होगा उसकी बात का अपन को विश्वास तो करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा क्या 1000% है। पहली चीज, कंपनी लार्जेस्ट है, ये होता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, नाउ व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? ये एक नया टर्म है कई लोगों के लिए, कुछ को पता भी है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी एट प्रेजेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कई लोग एम कैप भी बोल देते हैं, इट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये सेल्स के टर्म्स में नहीं है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के टर्म्स में भी नहीं है। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो शायद सर्विस इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में ह्यूमन कैपिटल पे काम होता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में फिजिकल कैपिटल पे काम होता है। ये है जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो मार्केट में इशूड है, इनटू करंट मार्केट प्राइस, जिसको कई बार सीएमपी बोल देते हैं, करंट मार्केट प्राइस, या एमपीएस बोल देते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर, एक ही चीज है। सीएमपी करंट मार्केट प्राइस और मार्केट एमपीएस इज मार्केट प्राइस पर शेयर, वो एक कोई भी टाइम की हो सकती है। वैसे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपका एम कैप कैलकुलेट होता है। तो अब कई लोगों के माइंड में यह आता है सर, कंपनी जब अभी कोटक महिंद्रा बैंक का चल रहा है कि वो शायद स्प्लिट कर रहे हैं या बोनस दे रहे हैं। इससे पहले रिलायंस जब 2600 के आसपास था, तब रिलायंस कंपनी ने भी अपने शेयर को बोनस इशू किया था 1-on-1, तो 1300 पे आ गया था। ये जैसे ही मैंने बोला 1300, समझे, कंपनी सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दे बाय स्प्लिट और बाय बोनस, मार्केट कैप नहीं बढ़ने वाली। 2600 का रिलायंस का एक शेयर था, 1-on-1 बोनस दे दिया, इमीडिएट नंबर ऑफ शेयर डबल हुए, मार्केट में भाव 2600 का 1300 पे आ गया। मार्केट कैप बढ़ती है जब एक्चुअल कंपनी की वर्थ बढ़ती है। तो अब ये कंपनी की वर्थ कैसे कैलकुलेट होगा, आएगा हमारे कोर्स में, है जब हम डिविडेंड पॉलिसी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर करेंगे। अभी तो हम देखते हैं कौन सी कंपनी सबसे बड़ी है, फिर आते हैं वापस डिविडेंड रेट और यील्ड और पे आउट पे। मैंने मनी कंट्रोल ओपन कर ही रखा था। ये है जी, आ गए, ऐड दिख रहा है, इंडियन इंडिसेस। इंडियन इंडिसेस में इंडिसेस क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में।
अभी एट प्रेजेंट शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट दो चीजें करती है, एक है सेंसेक्स जो कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बता की तरफ से दिया गया, और एक है निफ्टी 50, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने दिया है। अब निफ्टी 50 को कर जाते हैं और उसमें स्टॉक वाले टैब में जाते हैं। आज निफ्टी 50 14 नवंबर, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, तो 25,910 है, 0.12% इंक्रीज हुआ। अब ये भी सीखेंगे कि ये 25,910 कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये 0.12% कैसे इंक्रीज हुआ, ये सब आगे आएगा, ओवर अ पीरियड आएगा। कुछ को आता है पर मेजॉरिटी को नहीं आता है, ये मुझे पता है, एक्सपीरियंस ये बोलता है मेजॉरिटी को आज भी नहीं पता है। बस वो टिप पे आज चलो ये शेयर खरीदते हैं, आज वो खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि मारवाड़ी में बोलते हैं फलान जी ने बोला था, डिक्रम जी ने बोला था। कोई फंडामेंटल एनालिसिस ही नहीं हो रहा है, और ये जब आप किसी के कहने पे खरीदते हैं, दैट इज एक्चुअली स्पेक्यूलेशन। यू आर स्पेक्यूलेटिंग कि भाव बढ़ेगा तो ठीक, नहीं बढ़ा और गिर गया तो लॉस हो जाएगा। तो यहां हम स्पेक्यूलेशन की बात नहीं करेंगे, हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। यही इस सब्जेक्ट का काम है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाना, वैल्यूएशन सिखाना। देखेंगे वो आगे जब आएगा, अभी तो बहुत सारी बेसिक चीजें सीखनी बाकी है, उसी में हमारा 20-25 लेक्चर निकल जाएगा। उसके बाद हम उस लेवल पे जाएंगे, तब हमें वो टर्म समझ में आने लगेगी, वो मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगी। चलिए बैक टू स्टॉक। अब ये जो निफ्टी 50 है, इसमें 50 शेयर्स है, 50 शेयर की लिस्ट है, जबकि सेंसेक्स में 30 शेयर्स की लिस्ट है। क्यों है? क्योंकि वो उन एक्सचेंजेस ने ऐसे कुछ बनाया है, रूल बनाया। देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे बड़ी कंपनी है जी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज वो इसका पार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, एट प्रेजेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगी 20,55,000 करोड़, मिलियंस में 20,55,000 करोड़, 447 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ इसकी वर्थ है आज की डेट में। इसके नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, उसको इसके भाव 1518 जो प्राइस दिख रहा है 1518, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये वैल्यू दिखेगी। सारे शेयर्स की कंबाइंड वर्थ ही है। सेकेंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट एचडीएफसी और टीसीएस में चल रहा है, दोनों निफ्टी 50 के पार्ट है। वैसे आज शायद टीसीएस डाउन है, क्योंकि आईटी सेक्टर आज डाउन था। एचडीएफसी, टीसीएस, वेयर इज टीसीएस? ये राजी ऑलमोस्ट जीरो पे ही है, 30 पैसे। 3,000 के शेयर पे 30 पैसे कोई मैटर भी नहीं करता। कितना वर्थ है? 11,23,000 करोड़। ये एक टाइम में 4,000 को क्रॉस हो गया था। इसका हाई 52 वीक हाई 4,400 4494 आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, 52 वीक हाई। तो ये ऑलमोस्ट 4,500 से 3,000 पाया, 33% करेक्टेड है। इसको बोलते हैं करेक्टेड, रिड्यूस हो गया, इसलिए ये 11 लाख पे दिख रहा। अदरवाइज तो ये 15-16 लाख क्रॉस कर गया था। ये अभी पीछे ये जो ट्रम्प भाई साहब ने किया है, उसके कारण सारे वैल्यूएशन नीचे आ गए। आईटी सेक्टर इज इन अ ट्रबल। अब बात करते हैं, कुछ वो वीजा का प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ वो वहां की एग्जिस्टिंग वहां की डोमेस्टिक कंपनी इस पे टैरिफ लगा रहे हैं, अगर वो इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी टेंशन में चल रहे हैं। टैरिफ इज अ डिफरेंट इशू। अब एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। वैसे एचडीएफसी बैंक बहुत पीछे था, पर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद ये काफी ऊपर आ गया, कंबाइंड हो गई कंपनी की वर्थ। इसकी वैल्यूएशन है 15,21,000 करोड़, 15,21,000 करोड़। तो ये हो गई आज की डेट में हमारा सेकंड नंबर पे, मोस्ट प्रोबेबली। सर इन्फोसिस वगैरह भी देख सकते हैं वैसे अपन, बाकी सब तो छोटी कंपनी। आईसीसी बैंक देखते हैं, आईसीसी बैंक 9 लाख करोड़। इन्फोसिस, वेयर इज इन्फोसिस? टाटा स्टील वगैरह सब छोटी छोटी कंपनियां, हिंडाल्को भी छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं वहां जाके। कोटक महिंद्रा बैंक इज ऑल्सो, आई थिंक वो तो आईसीसी बैंक से भी छोटी है, आधी है, 4 लाख करोड़। देन इज हम इन्फोसिस की बात कर रहे थे, वेयर इज इन्फोसिस? इन्फोसिस एक तो से हम सर्च कर सकते हैं, होना तो डाउन ही चाहिए, आईटी सेक्टर डाउन था। तो ये लास्ट ही है, सबसे ज्यादा यही गिरा है, 2.5% डाउन। इन्फोसिस इज व्हाट? 6 लाख करोड़।
तो ये टीसीएस 33% करेक्ट हो गया और एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्ज होकर ऊपर आ गया। रिलायंस, एचडीएफसी, देन टीसीएस, फिर वो बाकी सब आईसीआईसीआई ये वो सब आ जाते हैं लाइन में। अब यहां पर ये समझ में आया पहले तो कि कंपनी कैसे जज की जाती है, कौन नंबर 1 पे चल रहा है, कौन नंबर 2 पे। सर अडानी नहीं है क्या? अडानी भाई साहब नंबर 1 पे आए थे, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन पे आए थे। ये ए स्क्वायर कहते हैं, अडानी एंड अंबानी। इनके पीछे में आगे पीछे चल ही रहा है, ये कभी ये फर्स्ट पे कभी वो फर्स्ट पे चल रहा है। ये फर्स्ट पे आए थे लेकिन इनकी कंपनियां हाईएस्ट मार्केट कैप लेके नहीं बैठी है, क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां बना के बैठे हैं। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, अडानी बहुत सारे पोर्ट, बहुत सारी कंपनियों में स्प्लिट हो गया। जैसे टाटा का कैसे स्प्लिट हो गया। हाँ, कहा जा रहा है कि जब टाटा सन्स आएगा, लिस्ट होगा, क्योंकि टाटा सन्स का मार्केट कैप अभी पता नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो उसका प्राइस नहीं पता, और जब प्राइस नहीं पता तो मार्केट कैप कैलकुलेट कैसे होगा। टीसीएस का कुछ हिस्सा टाटा सन्स के पास है, तो टीसीएस की वैल्यू टाटा सन्स में इंक्लूड जरूर होगी, प्रोपोर्शनेट। तो फाइनली क्या टाटा सन्स की वैल्यूएशन आएगी वो तो जब लिस्ट होगा तभी पता चलेगा। जैसे टाटा की सारी कंपनियां छोटी छोटी अलग अलग कंपनी बनी हुई है, टाटा, अब तो टाटा मोटर भी 2 अलग बन गई है, पैसेंजर व्हीकल अलग, कमर्शियल व्हीकल अलग। वैसे ही अडानी के भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज है, कम छोटे तो क्या है, बड़े कंपनीज है लेकिन अलग अलग है। रिलायंस कंसोलिडेटेड है, सारी कंपनियां रिलायंस की अभी भी रिलायंस के एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर आती है। अभी तक वो स्प्लिट नहीं हुई, चाहे वो जियो का टेलीकॉम हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, वो अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज मदर बॉडी जो कि लिस्टेड है उसी के अंदर वर्क कर रही है। हाँ, जिस दिन डीमर्ज होगी वो कंपनियां, उस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में भी क्या होगा, रिडक्शन आएगा डीमर्जर के कारण, क्योंकि वो कंपनी सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। चलो बैक टू अब स्टोरी, टीसीएस की स्टोरी क्या थी। तो ये थोड़ा सा हम इसको यूज करते रहेंगे ताकि हमें मार्केट का एक्चुअल डेटा भी थोड़ा सा पता भी चलना शुरू हो कि इसको यूज कैसे करते। पढ़ते हैं आगे। तो अब उन्होंने, अब उस वक्त बचपन में क्या स्टोरी हुई, मेरे साथ हुआ क्या। कहां गए हम, सीए इंटर एफएम लिवरेज शॉर्ट लेक्चर। अब हुआ क्या था, टीसीएस ने, तो इसका मतलब आज भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आज भी कोई होमवर्क नहीं होने वाला है, आज भी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की ही बातें करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी है ताकि हमारा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि कई लोगों के लिए तो ये टर्म ही नए हैं, उनके डे टू डे लाइफ में, फैमिली में ये सब चीजें कई जगह डिस्कस ही नहीं होती शेयर्स के बारे में। ऑफ कोर्स कोविड के बाद क्योंकि बहुत पैसा आ गया शेयर मार्केट में, हर कोई शेयर मार्केट में अब इन्वेस्टेड है, ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टेड नाउ, इसलिए थोड़ा बहुत ये पता चला है कि हाँ मार्केट होता है, पर मार्केट में एक्चुअल टर्म्स के लिए ये आज के सेशन में और हम डिस्कस कर रहे हैं। कल कुछ कॉन्सेप्ट शुरू जरूर कर देंगे, परसों से क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट सेशन से शुरू होंगे क्वेश्चन। अब स्टोरी ये है जी कि उन्होंने डिक्लेयर किया था, जहां तक मुझे याद है, मैं नॉट श्योर जो भी कंपनी थी, लेट्स से XYZ, नाम तो क्या लेना चाहिए, उन्होंने कहा जी 1000% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। मुझे बड़ा लालच आया, छोटा था, एफएम समझ नहीं आती थी, ये 1000% डिविडेंड का मतलब क्या होता है जी। 100% होता है कि आप 100 रुपए लगाओ, 100 ले जाओ डिविडेंड, और शेयर फिर भी आपके पास रहेगा, शेयर खत्म नहीं हुआ। तो 1000% का मतलब तो वो ये हुआ कि आप 100 रुपए लगाओ, 1000 का डिविडेंड ले जाओ, 1000 का डिविडेंड ले जाओ। ये मुझे बड़ा सही लगा, मुझे लगा कि यार अपना ये घर है, को करते हैं सेल आउट, और फिर आएंगे पैसे, और उस पैसे से अपन खरीदेंगे इस XYZ कंपनी के शेयर्स, और फिर इस XYZ कंपनी से 10 गुना आएगा डिविडेंड, फिर अपन ऐसे 10 घर और खरीदेंगे। मैंने ले जाके ये चीज पापा को बताई, अपने फादर को बताई, और फादर ने मेरी बात नहीं मानी, समझदार थे, नहीं तो घर बिक जाता, रोड पे आ जाता। हुआ क्या, जब ये 1000% डिक्लेयर किया, व्हाट इज दिस 1000%? इज इट डिविडेंड रेट,
इज ए डिविडेंड पे आउट और इज ए डिविडेंड यील्ड। अब ये तीन टर्म ही अपने आप में सबके आगे डिविडेंड है, सब परसेंटेज है, सबके सब परसेंटेज है। ये कौन सा परसेंटेज? तो उस वक्त के कुछ डेटा बताता हूं। डेटा ऐसा है था जी कि उस वक्त कंपनी का फेस वैल्यू, टीसीएस का आज भी फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी ने उस वक्त ईपीएस कमाया था ₹20। व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितना कमाती है कंपनी, जो इनकम स्टेटमेंट में लास्ट में कैलकुलेट होता है शेड्यूल 3 में। नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो हम देखेंगे, हम भी, हमारे भी ये टर्म यूज होगा तो हम इनकम स्टेटमेंट्स हम भी दिखाएंगे। एक शेयर पे कंपनी ₹20 कमा रही है। उस वक्त कंपनी के शेयर का भाव एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, ₹800 था। आज तो 3000 के आसपास है, 4500 भी गया था। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद तो कंपनी के शेयर बहुत बढ़ भी गए, स्प्लिट, बोनस, बहुत कुछ हुए इतने 25 साल में, उन सब का इफेक्ट आता है। इफेक्टिवली कंपनी ने डिविडेंड क्या दिया? This 1000% is of what? This 1000% is a percentage of ₹1. Face value. Face value ₹1 का 1000% होता है ₹10। ₹10 पर शेयर खरीदने के लिए आपको पैसे कितने लगाने पड़ते? एक शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है? मार्केट प्राइस पर शेयर 800। तो 800 का शेयर खरीदते और वापस से डिविडेंड हाथ में कितना आता है? सिर्फ ₹10 आता। ₹10 आता। घर बिक जाता, 10 घर की छोड़ो अपना भी घर जाता। हमारे फादर ने नहीं किया ये मेरे कहने पे काम, अच्छा काम किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो व्हाट इज डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट? बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं लिखा होता है इट इज द डिविडेंड रेट। अकाउंट्स में भी क्वेश्चन आता है 20 कंपनी इज पेइंग अ 20% डिविडेंड एंड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो हम डिविडेंड पर शेयर क्या कर देते हैं? ₹2 कर देते हैं। उससे हम डिविडेंड का वो प्रपोज डिविडेंड वगैरह कैलकुलेट करते थे। This is dividend as a percentage of face value. Dividend per share is a DPS. What is DPS? Dividend per share. क्या होगा? 1 into 1000% equals to ₹10। ₹10। It is a dividend as a percentage of face value. DPS as a percentage of face value into 100. Into 100 is equals to 1 on 10 in 1 10 on 1 10 on 1 into 100 is equals to 1000%। ये डिक्लेयर करते हैं कंपनी वाले। न्यूज़पेपर में ऐड जो आता है डिविडेंड इतने परसेंट है, वो डिविडेंड रेट है, फेस वैल्यू का परसेंट है। व्हाट इज डिविडेंड पे आउट? डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ व्हाट? कंपनी डिविडेंड किस में से देती है? कंपनी डिविडेंड देती है अपनी कमाई में से। कमाई मींस अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे डिविडेंड उसकी एक शेयर की अर्निंग में से होगा। सो इट इज अ डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ ईपीएस। डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। ₹10 दे रहे हैं, आउट ऑफ 20 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50% डिविडेंड पे आउट है। कंपनी अपनी अर्निंग का 50% पब्लिक को डिविडेंड बांट रही है। व्हाट इज यील्ड? यील्ड इज रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट। कि जी इतना इनपुट करते हैं तो इतनी यील्ड, आउटपुट जनरेट होता है, रिजल्ट। तो डिविडेंड कैसे जनरेट होता है? जब आप शेयर खरीदते हो तो खरीदने के लिए पैसे कितने लगते हैं? 800। ₹800 के इनपुट पे ₹10 का आउटपुट आता है। दैट इज यील्ड। सो इट इज अ डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ, डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस इंटू 100, यानी कि 10 डिवाइड बाई 800 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1.25%। दैट्स इट। यानी जो मैं 1000 गुना 1000% मान रहा था, 10 गुना, वो एक्चुअली 1%, 1.25% ही मिल रहा था। ये स्टोरी मेरे साथ हुई और जब मैंने एफएम सीखा ओवर अ पीरियड, तो मुझे बड़ा ऐसा लगा यार
क्या ही कर रहा था, अच्छा हुआ थोड़ा नहीं बिका घर। समझ नहीं थी, थोड़ा लालच हर बच्चे को होता है कि हम भी अमीर होंगे, तो हमें भी अमीर होने का लालच हो गया था। इसलिए ये एक एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही टर्म्स करेंगे, और पहले भी मैंने बोला है कि ये सब टर्म्स क्वेश्चंस में भी काम आते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया स्टडी सेशन वन में हमने शुरुआत करी, और हमने शुरुआत करी चैप्टर्स के नाम लेके। हाँ, एक चैप्टर कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी उस पर हम 8, 9, 10 क्लासेस तक लगा देंगे, क्योंकि एफएम का हर फॉर्मूला इस बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं आपको यहां पर कैलकुलेटर की ट्रिक्स से सिखाऊंगा, इसलिए वही कैलकुलेटर यूज करिएगा क्लास के लिए जो आप एग्जाम में लेके जाने वाले हो, क्योंकि जो अलग अलग ब्रांड के कैलकुलेटर है उनकी वर्किंग का स्टाइल भी अलग अलग है, एल्गोरिदम भी अलग अलग है। किसी में काउंट चेक 1, 3, 4, 5, 6 होता है, किसी में काउंट चेक 1, 3 एंड देन 6 एंड देन 9, 3, 3 के जंप करते हैं। तो आपको अपने कैलकुलेटर को समझना पड़ेगा, तभी एग्जाम में क्विकली कैलकुलेशन होगी। आता होगा पर क्विक करने के लिए हमारी ट्रिक्स देखनी पड़ेगी, वो हम यहां पर सीखेंगे। और फिर हमने बाकी के 9 चैप्टर्स के बारे में बात की, थोड़ा मार्किंग वाकिंग की भी बात करी। नेक्स्ट फिर हमने समझा एफएम होता क्या है। एफएम दो चीजों का एस्पेक्ट के बारे में बात है। देखो, कॉस्ट और एफएम दोनों का अपना अपना स्कोप है, दोनों सब्जेक्ट की अपनी अपनी यूटिलिटी, दोनों डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन और सेल्स में क्या क्या एक्सपेंस होने चाहिए, क्या सेल्स प्राइस होनी चाहिए, उससे रिलेटेड है, यानी बिजनेस के ऑपरेशन का पार्ट है। जबकि एफएम इज मोर रिलेटेड टू फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा और कहां इन्वेस्ट होगा। तो एफएम के एस्पेक्ट हो गए प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और फिर हमने देखा कि हमारे जो चैप्टर्स के नाम है वो एक्चुअली इन्हीं दो एस्पेक्ट को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले। नेक्स्ट फिर हमने एक इनकम स्टेटमेंट जैसी कुछ फॉर्मेट डिस्कस की। क्या था ये इनकम स्टेटमेंट में? इनकम स्टेटमेंट हमें एक ये भी समझ में आया कि एफएम और एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पोस्ट फैक्टो है, एक्टिविटी इवेंट होने के बाद रिकॉर्ड की जाती है, जबकि एफएम डिसीजन मेकिंग के लिए तो सारे नंबर प्रोजेक्टेड होंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर तो होंगे ही नहीं। ये प्रोजेक्ट, अच्छा, डिसीजन मेकिंग के लिए तो इंडिविजुअल बहुत सारे टाइटल्स की जरूरत नहीं है, हमें समरी डेटा मिलेगा, कंसोलिडेटेड डेटा मिलेगा, समराइज डेटा मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पावर ने, परचेज ने, ये सब अलग अलग हेड नहीं खोले, हमने समराइज हेड कर दिए। एक्सपेंसेस को हमने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के दो कंसोलिडेटेड हेड्स के अंदर कंबाइंड कर दिया। इनकम स्टेटमेंट का सीक्वेंस समझा हमने। सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड एवरी कॉस्ट जो क्वांटिटी के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है टोटल बेसिस पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर हमने सेकंड सेशन में एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ही देखा। फिर हमने एक टर्म समझा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन और जीपी सेम नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में सेल्स के एक्सपेंस भी इंक्लूड हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस जो वेरिएबल है। फिर हमने फिक्स कॉस्ट माइनस की, जिसमें हमने कैश नॉन कैश दोनों की बात की, और नॉन कैश का मतलब डेप्रिसिएशन, चाहे वो एसएलएम है चाहे वो डब्ल्यूडीवी है, ये भी समझा। ये डब्ल्यूडीवी होते हुए भी वो फिक्स ही है, क्योंकि वो पीरियड ऑन पीरियड चेंज हो रहा है, पर विद इन पीरियड नंबर ऑफ यूनिट के कारण वो चेंज नहीं हो रहा है। दिस गिव्स अस ईबीआईटी, उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, इनकम टैक्स लॉ में लिखा है। फिर ईबीटी आएगा, उसमें से टैक्स लेस होगा, इनकम टैक्स, जीएसटी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। देन ईएटी, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी अर्निंग्स, ये सब हमने कर लिया। सेकेंड सेशन में हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को बहुत डिटेल में समझा। वेरिएबल कॉस्ट दो तरीके से डिफाइन होगी, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, ये मानते हुए टोटल बेसिस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी, पॉजिटिवली रिलेटेड होगी। यूनिट्स बढ़ाओगे टोटल इंक्रीज हो जाएगी, यूनिट्स घटाओगे टोटल डिक्रीज हो जाएगी, जीरो से शुरू होगी, ओरिजिन से शुरू होगी। फिक्स कॉस्ट टोटल कांस्टेंट रहेगी, पर यूनिट पे इनवर्सली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड, और वो भी कॉन्वेक्स रिलेशनशिप बनाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, नहीं तो एक्स एक्सिस को टच होगे जीरो हो जाएगा पर यूनिट। ये सब हमने समझ लिया। फिर हमने कहा जी आगे बढ़े उससे पहले लिवरेज समझे।
पहला चैप्टर शुरू करें, थोड़े हमें बेसिक और टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, और हमने वो शुरुआत की है बेसिक टर्म इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज। रेशियोज का डेरिवेशन नहीं होते, दो चीजों को कनेक्ट करते हैं जो आपस में लिंक है, सिंक्रोनाइज्ड है। और हमने रेशियोज को 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटा, 4 अलग अलग तरीके के रेशियो है जिनकी अपनी अपनी यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्या है वो हम रेशियो के चैप्टर में वापस लेंगे। रेशियो नंबर 1 क्लासिफिकेशन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिट कितना कमाया परसेंटेज में, ये फिर निकालते वक्त ये जब कोई पूछता है इन्वेस्टर, कोई एनालिस्ट, कोई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी 2 तरीके से निकाले जाते हैं। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल्स के ऊपर बेस है, कुछ कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उस पे बेस है। आज का एजेंडा यही था, थोड़ा सा पीछे का रिकैप हो जाए और रेशियोज हम कंप्लीट कर जाएं। नेक्स्ट सेशन से हम लिवरेज शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां ये टर्म हम लेते चले जाएंगे काम, और हम लाइव शेयर मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। देखो क्या हो रहा है मार्केट में, कुछ एक्टिविटी आएगी। उम्मीद है बिहार का इलेक्शन तो आज ओवर हो गया, और बिहार का इलेक्शन एक्स पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में आया, रूलिंग पार्टी के फेवर में आया है। तो ऑफ कोर्स शेयर मार्केट एकदम से जैसे ही ये रिजल्ट आया, शेयर मार्केट के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव थे, क्योंकि अब रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज कंटिन्यू रहेगी। पॉलिसीज कंटिन्यूटी, शेयर मार्केट कंटिन्यूटी को पसंद करता है, डिसकंटिन्यूटी या चेंजेस, अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता है। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी मींस रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा बाजार का भाव गिरेगा, जितना ज्यादा सर्टेनिटी आएगा बाजार ऊपर जाएगा। मार्केट को भी एक बार देख ही लेते हैं, जब इतनी बात कर ही लिए तो। निफ्टी 50 दिस रिप्रेजेंट्स शेयर मार्केट, आपका इंडाइसेस है। 3 बजे ऊपर, बिल्कुल ऊपर चला गया एकदम से। जैसे ही वो फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर होने शुरू हुए, मेजॉरिटी मिली रूलिंग पार्टी को, शेयर मार्केट अप। ये इंपैक्ट है। मार्केट इंफॉर्मेशन को बहुत क्विकली अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। देखेंगे, और हमारे ट्रम्प भाई साहब के साथ जब जिस दिन एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके कारण भी बाजार पे इंपैक्ट आएगा, एक बड़ा ये इंपैक्ट आने वाला है। बजट फरवरी में आता है, वो इंपैक्ट लाएगा। जीडीपी नंबर्स जो पब्लिश होते हैं वो इंपैक्ट लाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो रेपो रेट और सीआरआर रेट में कट या इंक्रीज करती है, वो इंपैक्ट लाता है। तो जब जब ये बड़े इवेंट होंगे, हम साथ में मार्केट के साथ में, ये लाइव मार्केट में डिस्कस भी करेंगे, ताकि इन चीजों के बारे में भी पता चले। यही ये सब्जेक्ट है, यही ये सब्जेक्ट है। बैक टू रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स जब कैलकुलेट किया जाता है, तो 2 तो सब लोगों ने ऑलमोस्ट 11-12 से पढ़े होते हैं, जीपी रेशियो एंड एनपी रेशियो ट्रेडिंग P&L से बन जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर जाएंगे, इनडायरेक्ट नीचे जाएंगे। जो डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऊपर, और अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट आएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इनको जब सेल्स के साथ में कंपेयर किया जाता है, तो जीपी अपॉन सेल्स या एनपी अपॉन सेल्स होता है। इनको जीपी रेशियो या एनपी रेशियो बोलते हैं। जनरली एनपी रेशियो आफ्टर टैक्स होगा। हाँ, क्वेश्चन बोल दे कि ये बिफोर टैक्स देना है, तो हम टैक्स नहीं लेस करेंगे, या लेस हुआ होगा तो एड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नाम कहां पड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये एफएम का रेशियो शुरू हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने इनकम स्टेटमेंट को, कहां गए भाई इनकम स्टेटमेंट, तो ये इनकम स्टेटमेंट का अपर पार्ट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक को हमने नाम दिया ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। क्योंकि अगर ये ऊपर के टॉप 5 लाइन देखें, इनका मेजर काम है गुड्स को बनाना और बेचना, प्रोडक्ट बनाना और बेचना, गुड सर्विसेज को बनाना और बेचना, या सर्विसेज रेंडर करना। पैसा कहां से आया, कहां से इन्वेस्ट हुआ, उससे मतलब नहीं। लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये सब ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है, इसलिए जो नेट वैल्यू है इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते थे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईबीआईटी। ईबीआईटी के नीचे का जो हिस्सा है वो फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है। पैसा आया कहां से, डेट से आया तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, टैक्स उसका अकॉर्डिंग इंपैक्ट होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये जो बॉटम वाला पार्ट है ईबीआईटी से इक्विटी अर्निंग्स तक, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक,
ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के कारण चेंज किया जा सकता है, इसीलिए हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं एफएम में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ईबीआईटी रिप्रेजेंट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी से बना हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन, इसी से बना हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ईबीआईटी अपॉन नेट सेल्स। इससे जुड़ा हुआ एक और रेशियो हमने देखा 3A 3A एंड 3B, ऑपरेटिंग रेशियो। तो वो बीच में वर्ड नहीं लिखते, इट्स एक्चुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, वो लिखते ही नहीं है। ये कॉस्ट वर्ड, ब्रैकेट वाला वर्ड कई बार खा जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते नहीं, मतलब लिखते ही नहीं है। इट रिप्रेजेंट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? आपकी वीसी और एफसी, उनको कंबाइन कर दिया, डिवाइड बाय सेल्स। इफेक्टिवली इन दोनों रेशियो 3A 3B के बीच में हमें रिलेशनशिप मिला, दोनों का ऐड कर दीजिए, 100% बनता है, डेसिमल में 1 बन जाएगा। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो 60% है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन 40% है। आप एक से दूसरा निकाल सकते हैं। एक और नया रेशियो पड़ा जो वॉल्यूम के कारण चेंज नहीं होता, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो आज मैंने काफी टाइम रिवीजन में निकाला है, थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में भी बात करी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो वॉल्यूम के कारण चेंज नहीं होता, ये प्रॉफिट तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन है जो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में वीसी बढ़ेगी। वीसी का काम यही था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सेल्स। तो फिर अगर सेल 10% बढ़ी तो वीसी भी 10% बढ़ेगी, तो कंट्रीब्यूशन भी 10% बढ़ेगा। तो ये वो प्रॉफिट है जो सेल्स के साथ में हमेशा सिंक में रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन का जब सेल्स के साथ कनेक्शन निकालते हैं, इसी को नाम दे दिया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इससे जुड़ा हुआ रेशियो बना। अगर पीवी रेशियो 35% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 65% है। तो हमने एक और 4A एंड 4B ये समझ लिए, पीवी रेशियो एंड वीसी रेशियो, समेशन क्या हो जाएगा? 100% 1। आज हम यहां से आगे और बढ़ते हैं और बचे हुए रेशियो की बात करते हैं, आरओआई। तो यहां पर अब आएगी टर्म हमारे नए 5th रेशियो, आरओआई। और ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता हूं, इसी को आरओसीई भी बोलते हैं। व्हाट इज आरओआई? इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्टिंग है, कई बार मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो लोग जवाब तो देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कईयों को ये भी नहीं पता होता है कि भाई ये दोनों एक ही होते हैं। एक्चुअली तो आरओआई एंड आरओसी कोई डिफरेंस नहीं होता जी, सेम है। पर पहले एक बात करते हैं आरओआई की। तो सर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो नाम से ही समझ में आता है रिटर्न ऊपर है, इन्वेस्टमेंट नीचे। तो जनरली लोग आंसर दे देते हैं रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये आंसर तो जनरली आ जाता है मेरे पास में। फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, ये रिटर्न का मतलब क्या है जी? जीपी, एनपी, ईबीआईटी, ईबीटी, कंट्रीब्यूशन, ईएटी, इक्विटी अर्निंग, ये रिटर्न कौन सा है? ये सारे ही प्रॉफिट के टर्म है, अलग अलग मीनिंग रखने वाले। जीपी, एनपी, एक दो तो पी एंड एल सा है। कंट्रीब्यूशन ये भी प्रॉफिट है एक तरीके का, जिसमें से वीसी माइनस हो चुकी है। ईबीआईटी जिसमें वीसी एफसी दोनों माइनस हो चुका है। ईबीटी जिसमें इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है। ईएटी जिसमें टैक्स भी माइनस हो चुका है। इक्विटी अर्निंग जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो चुका है। तो 5 तो यहां टर्म हो गए, 2 पी एंड एल वाले हो गए, 7 टर्म। ये कौन सा रिटर्न है? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। फिर आते हैं जी इन्वेस्टमेंट पे सवाल। ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? या इंटरेस्टिंग जवाब आता है, सर ये मैं पूछता हूं मिलेगा कहां, ये फिगर कहां से मिलेगा डिनोमिनेटर का? तो जवाब आता है सर ये मिलता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वहां हमारा फिक्स एसेट होता है, फिर हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री, ये वो सब होता है, वो इन्वेस्टमेंट है जी। नाम से टर्म सेम है ना, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैलकुलेट कौन कर रहा है? ये कैलकुलेट कर रहा है कंपनी के बाहर बैठा कोई एनालिस्ट, कोई इन्वेस्टर।
कि कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट होता है ना वो कंपनी के एसेट साइड में नहीं होता, कंपनी खुद इन्वेस्ट करती है वो एसेट साइड में होता है। कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो कंपनी की लाइबिलिटीज होती है इन द नेम ऑफ इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, रिटेन अर्निंग। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट वाला टर्म है ये एसेट साइड वाला इन्वेस्टमेंट जो लिखा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सस्पेंस कम करते हैं, यहां पर थोड़े कुछ टर्म्स पढ़ाता हूं। कंपनी में जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं वो अलग अलग नाम से होता है। एक होता है जी इक्विटी कैपिटल, एक होता है जी रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में मिलते हैं फिगर, सारे बैलेंस शीट के क्लोजिंग या ओपनिंग मिल जाएंगे। फिर कंपनी में एक और बड़ा इन्वेस्टर होता है, शेयर होल्डर ही है ये बंदा, कुछ लिमिटेड राइट्स के साथ में, और इनकम फिक्स है, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर कंपनी में और भी लोग पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, ये भी इन्वेस्टर्स ही हैं, इनको ये शेयर होल्डर नहीं है पर ये भी लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टर है, कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। फिर होता है जी शॉर्ट टर्म डेट। ये सारी पूरी चीजें लाइबिलिटी बनती है कंपनी की। अब बात करते हैं एक एक की। इक्विटी कैपिटल, ये कौन सा इक्विटी कैपिटल है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड, पेड, ये कौन सा? पेड अप। 5 इक्विटी कैपिटल पढ़ लिया हमने। तो कंपनी में पैसा कौन सा लगा हुआ है? ऑथराइज नहीं, इशूड बिल्कुल नहीं, जो सब्सक्राइब भी नहीं हुआ पैसा कहां से आएगा? सब्सक्राइब पूरा कॉल ही नहीं किया कैसा आएगा? कॉल्ड अनपेड है। तो यानी यहां पर कंपनी में पैसा कौन सा इन्वेस्टेड है जो कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, इट इज पेड अप कैपिटल। तो जब भी इक्विटी कैपिटल की बात की जाए फाइनेंस में, इट इज पेड अप इक्विटी कैपिटल की बात की जाती है। एफएम हमारे सब्जेक्ट में इजी है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में हमेशा शेयर फुल्ली पेड होंगे और हमें बाकी के कैपिटल की इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। इन दोनों को सम अप कर देते हैं, इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। अगर आप इन दोनों बैलेंस शीट वैल्यूज को इंक्लूड कर देते हो, सम अप कर देते हो, रिजर्व सरप्लस किसका पैसा है? हाँ, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन फाइनली कौन है? ओनर है कंपनी का भी, इक्विटी होल्डर। तो जब कंपनी बंद होगी तो सारा पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्विटी होल्डर को। तो ये रिजर्व सरप्लस भी किसका है? इक्विटी होल्डर का है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड जो कि इक्विटी होल्डर की राइट थे वो नहीं देके कंपनी ने रोक लिया, तो फाइनली पैसा तो इक्विटी होल्डर का है। तो ये जो दोनों कंबाइंड होती है इनको कहा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब करते हैं जी 3 को कंबाइंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी, उसका भी पैसा इंक्लूड हो गया। दिस इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स फंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होल्डर तो है ही है ना, शेयर होल्डर है, घर का आदमी है, शेयर होल्डर फंड। अब इंक्लूड करते हैं जी 4 को, लॉन्ग टर्म डेट को भी। दिस whole amount combined including long term debt is called as capital। हाँ जी, कैपिटल। डेट के लिए भी कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है, एम्प्लॉयड। मैं शॉर्ट में कई बार सीई वर्ड यूज कर देता हूं। ये है ओन कैपिटल और ये है लोन कैपिटल। ओन कैप, लोन कैप, इसलिए ओवरऑल कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनेंस में। और जब आप अल्टीमेटली सबको ऐड कर देते हो, दिस इज योर टोटल लाइबिलिटी विच इज इक्वल्स टू योर टोटल एसेट्स। आई होप सबको टर्म समझ में आए। बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, इंटरचेंज नहीं यूज करना है। हम कॉर्पोरेट फाइनेंस कर रहे हैं, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएंगे।
एक और टर्म लाते हैं, नेटवर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ? नेटवर्थ क्या होती है जी? वो मार्केट कैप? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेटवर्थ की जनरली डेफिनेशन ये होती है ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज दी नेटवर्थ। ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी कर दीजिए तो बचता क्या है? ये रही जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स है 500 के, इक्विटी है 100 का, रिजर्व सरप्लस है 50 के, प्रेफरेंस है 75 का, लॉन्ग टर्म डेट हो गया मान लेते 125 का, 200 350 हो गया, शॉर्ट टर्म डेट हो गया 150 का, हो गए 500। तो 200 300 400 500 हो गए एंड 500। व्हाट इज नेटवर्थ? व्हाट इज नेटवर्थ? यू से नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 500 माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये दोनों एक्सटर्नल है। लोन कैपिटल होने से है तो एक्सटर्नल, घर का आदमी तो शेयर होल्डर ही है। इज इक्वल्स टू 125 माइनस 150 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 275। तो 225 बच गया। दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता था। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 100 प्लस 50 प्लस 75 दैट इज इक्वल्स टू 225। ये क्या है? इक्विटी कैपिटल। 50 क्या है? रिजर्व सरप्लस। 75 क्या है? प्रेफरेंस कैपिटल। यानी इन तीनों को सम अप कर दो, वो भी नेटवर्थ है। यानी यहां पर नेटवर्थ और क्या चीज है? शेयर होल्डर फंड को ही नेटवर्थ भी बोला जाता है। हमने बहुत सारे प्राइम एजम्पशंस भी लिए। नंबर 1 इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, नंबर 2 ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो जीरो है, और अगर है तो दोनों इक्वल है जब तक क्वेश्चन अलग से ना बोले। तीसरा, जब तक क्वेश्चन ना बोले प्रेफरेंस कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है। तो जब प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है तो फिर शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही बन जाएगा। पर अगर है तो ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस कैपिटल इंक्लूड होगा तो ही नेटवर्थ आएगी। नेटवर्थ रिप्रेजेंट के ओनर्स ने पैसा सॉरी ओनर्स ने पैसा कितना लगाया, एंड शेयर होल्डर इज ऑल्सो ए ओनर। पढ़ते हैं आगे, एक और वर्ड आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर शेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बुक वैल्यू पर शेयर। अभी हमने रिलायंस डिस्कस किया ही था, जरा उसका भी सीन देख ही लेते हैं। रिलायंस फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। रिलायंस की फेस वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? 10 रुपीज। राइट हैंड साइड में तीसरा वैल्यू दिखेगा बुक वैल्यू 605। यानी फेस वैल्यू और बुक वैल्यू सेम नहीं है। भाई ठीक है, ऐड दिखा दिया आपने। रिलायंस की मार्केट प्राइस है 1518 रुपए। तो फिर ये 605 रुपए क्या रिप्रेजेंट करता है? और कुछ तो इंपॉर्टेंट है तभी यहां पर इतना रिप्रेजेंट किया जा रहा है। व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट ओनली कैपिटल। शेयर मींस इक्विटी शेयर्स। हम इक्विटी की तो बात कर रहे थे। 1500 जो वैल्यू थी वो इक्विटी शेयर की वैल्यू थी, प्रेफरेंस नहीं थे वो। इक्विटी की बुक वैल्यू होती है। तो इक्विटी की बुक वैल्यू क्या क्या इंक्लूड करेगी? कैपिटल भी और रिजर्व सरप्लस भी। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड को बुक वैल्यू भी बोला जाता है। और ये टोटल बुक वैल्यू है जी, पर शेयर नहीं है। वो पर शेयर था, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर से, वो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। यानी अगर आज रिलायंस की बैलेंस शीट उठाई जाए और उसके इक्विटी कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को ऐड कर दिया जाए और फिर कंबाइंड को अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाए तो फिर आपको कितना दिखेगा? 605 दिखेगा। अभी और तो ये 605 दिखेगा। और तो सर जब बुक्स में वैल्यू 605 है तो रिलायंस का हम 1518 क्यों दे रहे हैं? बैलेंस शीट बोल रही है 600 रुपए का शेयर है तो 1518 क्यों दे रहे हैं? यहां पर एक रेशियो भी दिया है इन्होंने, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लो 2.51, और लिखा लो है। यहां और बढ़ना चाहिए ये तो रेशियो, और ज्यादा देना चाहिए। अच्छा, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है क्या? कुछ पीएसयू बैंक देखते, पता नहीं, पहले तो कम थी, अभी पीएसयू बैंक पिछले 2 साल में काफी बढ़ गई है।
तो नॉट श्योर। एसबीआई तो 1 पे ही था। अपन लेते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक क्या है जी? इसका बुक वैल्यू 1.34 है। पहले तो ये कैनरा बैंक पीएनबी की चेक कर लेते हैं। पीएनबी 1.13, ये सब 1 के नीचे थे। यानी बुक्स बोल रही है प्राइस टू बुक वैल्यू, समझिए रेशियो को। प्राइस टू बुक वैल्यू, 1 रुपए की बुक वैल्यू पे 1 रुपया 13 पैसा बाजार में भाव चल रहा है। देख भी सकते हैं 108 का बुक वैल्यू दिख रहा है, जबकि मार्केट में पीएनबी आज चल रहा है 122 का। तो 122.21 को 122.21 डिवाइड बाय 108 करेंगे ना, तो आपको 1.13 दिख जाएगा, जो कि वो रेशियो भी बोल रहा है। यानी 1 रुपए जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, शेयर मार्केट उसके लिए 1 रुपए 13 पैसा देने को तैयार है। एक टाइम था जब ये 1 से भी कम था, और रिलायंस के 1 रुपए की वैल्यू के लिए 2.5 रुपए तक देने को तैयार है। ऐसा क्यों? Why there is a difference between book value per share and market price per share? They should be similar ना। तो बैलेंस शीट, कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट बोल रही है कि भैया 600 रुपए का शेयर है, तो बाजार में लोगों को क्या यूं मजा आ रहा है क्या ज्यादा पैसा देने में? ऐसा क्या मिलने वाला है? तो समझते हैं यार रीजन इसका रीजन ये है जी कि रिलायंस कंपनी शुरू की थी धीरू भाई साहब ने, धीरू भाई अंबानी जी ने। आज से करीब 50 साल के पास होगा पुरानी कंपनी। मान के चलिए अगर उस 50 साल पहले अगर धीरू भाई साहब ने कोई लैंड खरीदी होगी, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है और आप एप्रिशिएट भी नहीं कर सकते बुक्स में, और तो जो 50 साल पहले जिस प्राइस पे खरीदी होगी, आज भी बैलेंस शीट में वो उसी वैल्यू पे होगी, क्योंकि अकाउंट चलता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। अकाउंट चलता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर आज एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स 605 रुपए की है, इसीलिए बुक वैल्यू भी क्या है? 605 की है। पर ये 605 हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। जबकि अगर आज ये एक शेयर की बुक वैल्यू, लेट्स से ये हमने एक शेयर की बैलेंस शीट बनाई है रिलायंस के लिए, पर मुझे पता है कि एक शेयर के सामने जो एसेट्स पड़ी है रिलायंस में, वो भले ही बुक में 605 की है, लेकिन उसकी एक्चुअल वर्थ 1520-30 रुपए है। तो अगर मैं शेयर खरीदने जाऊंगा, मुझे पता है कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो एसेट बिकेगी, तो सारा पैसा मुझे मिलेगा। हाउ मच आई एम रेडी टू पे फॉर दैट शेयर? ऑफ कोर्स 1520 रुपी। इनफैक्ट सेलर उससे कम में बेचेगा ही नहीं। मार्केट एफिशिएंट है ना, परफेक्ट मार्केट मान के चल रहे हैं कि ऑल बायर सेलर आर हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और व्हेन ऑल बायर एंड सेलर आर हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो सेलर को भी पता है कि 605 हिस्टोरिकल कॉस्ट है भैया, इसका बाजार भाव 1520 है, तो कंपनी बंद होगी, अगर हो जाए तो आज बिकेगी एसेट तो 1520 मिलेगा उसको। तो फिर वो 1520 से कम में बेचेगा नहीं, हम भी 1520 देने को तैयार है, इसलिए बाजार में भाव क्या चल रहा है? 1520 चल रहा है। आई होप बुक वैल्यू, नेटवर्थ, मार्केट प्राइस, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब टर्म अब सबको समझ में आए। इसी को हम यूज करते हैं। What is the total amount invested by all long-term investors in the company? Total amount invested by all long-term investors in the company. एक कैपिटल, दो रिजर्व सरप्लस, तीन प्रेफरेंस कैपिटल, चौथा लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट नहीं। इनका कंबाइंड क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट्स। यानी ये बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं था। तो यहां पर जब आप ROI कैलकुलेट करते हो तो इट इज रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। इट इज रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस एंड डेट, उन्होंने कंबाइंड कितना पैसा लगाया कंपनी के अंदर, उस पैसे पे कितना रिटर्न कमाया, उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं कि जी हम चार लोग इक्विटी, रिजर्व,
प्रेफरेंस और डेट, लॉन्ग टर्म डेट ने मिला के 1000 करोड़ लगाया है। इस 1000 करोड़ पे आपने कितना कमाया है? कमाया मींस अपने एक्सपेंसेस निकाल के। तो फिर कौन सा वाला नंबर? जीपी तो बिल्कुल भी नहीं। एनपी में इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट तो खुद रिटर्न है डेट होल्डर के लिए। तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में कोई ऐसा नंबर है क्या जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इन तीनों इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट के लिए जो हमने पैसा कमाया है उसको? रेवेन्यू बिल्कुल नहीं, उसमें से वीसी अदर देन इन तीन को पे हो रहा है। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें से फिक्स कॉस्ट और पे हो रही है जो अदर देन इन तीन को हो रही है। फिर आया जी ईबीआईटी, और ईबीआईटी में से पे होता है इंटरेस्ट। इसका मतलब ईबीआईटी इज द फाइनल वैल्यू विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डेट होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड टू इक्विटी होल्डर। हम ये रेशियो हमेशा बिफोर टैक्स करते हैं, इसलिए टैक्स को अभी यहां कंसिडर नहीं करते। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कैलकुलेट होता है। ये नंबर, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स ही कैलकुलेट होता है, इसलिए टैक्स की भी इंक्लूडेड रहता है इसमें। यानी फॉर्मूला क्या बना जी? हाउ मच वी अर्नड, ईबीआईटी वी अर्नड ऑन दी टोटल इन्वेस्टमेंट। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और यही ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल इन्वेस्टमेंट सेम है, इसलिए आरओआई को या आरओसी को दोनों सेम है। नेक्स्ट रेशियो, बहुत डिस्कस कर लिया एक ही रेशियो को। ऐसे ही होता है, तभी हमें एक एक वर्ड के बारे में समझ में आएगा। हर वर्ड का अपना सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी कैलकुलेशन है, इंटरचेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल स्पेसिफिक चलना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन में भी सही रहेगा। आरओई, अभी तो इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों फालतू है, आरओआई एंड आरओई। कोई काम नहीं आता बिजनेस में, कोई काम नहीं आता इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग में, मेरे हिसाब से। तो अभी बताते हैं ऐसा क्यों। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो अब आप किसके लिए रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो? सिर्फ इक्विटी होल्डर के लिए। उन्होंने कितना पैसा लगाया? तो इक्विटी होल्डर ने कितना पैसा लगाया? पेड अप कैपिटल ना, रिजर्व सरप्लस भी उन्हीं का है। शेयर होल्डर फंड ना, उसमें प्रेफरेंस इंक्लूडेड है, जबकि हम इक्विटी वालों के लिए रिटर्न निकाल रहे हैं। तो यहां क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इक्विटी वालों के लिए कौन सा प्रॉफिट कमाया? पैट नहीं बोलिएगा, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। यानी वापस यहां पर इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, कौन सा प्रॉफिट है जो इक्विटी वाले के लिए अवेलेबल है फाइनली, सबको पे करने के बाद में। लास्ट नंबर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आंसर क्या हो गया? इट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये 20-22 रेशियोज पूरे करेंगे, याद होंगे, एक एक टर्म का मीनिंग होगा, तो हमारा काम तेजी से भागेगा आगे, बहुत तेजी से भागेगा। अभी आपने कहा सर ये सब फालतू की चीजें हैं, ये दोनों आरओआई और आरओई कोई डिसीजन के लिए इन्वेस्टर और अदर एनालिस्ट यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बात समझिए, जितनी ज्यादा पुरानी कंपनी होगी, जितनी ज्यादा पुरानी कंपनी होगी, उसकी बैलेंस शीट में उतने ही हिस्टोरिकल डेटा होंगे, और जितने ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा होंगे उतने ही कैपिटल एम्प्लॉयड और ये शेयर होल्डर फंड हिस्टोरिकल बेस पे चल रहे होंगे। इसका मतलब ये डिनोमिनेट, ईबीआईटी तो आज का है, इक्विटी अर्निंग तो इस साल का है, जबकि नीचे का जो बेस है वो किसी और पीरियड के प्राइसेस पे चल रहा है। प्रॉफिट कमा रहे हो आज के प्राइस लेवल पे, जबकि नीचे का बेस है 50 साल पुराना, 40 साल पुराना। दो ऐसी चीजें जो आपस में अलग अलग प्राइस लेवल्स पे खड़ी है, उनको कंपेयर करना इलॉजिकल नंबर होगा। हाँ, एक नई कंपनी के लिए, जब शार्क टैंक आपने देखा और वहां भाई साहब हमारे जो शार्क्स थे वो एज ए इन्वेस्टर बात करते हैं, और नई स्टार्टअप्स है वो, तो जो स्टार्टअप्स है उसमें समझिए सारी एसेट्स इसी साल तो लगी है या लगेगी। तो एसेट्स जब इसी साल लगेगी तो उनका हिस्टोरिकल वैल्यू और करंट वैल्यू सेम है, और ईबीआईटी भी इसी साल जनरेट होगा। इसीलिए दोनों ही नंबर, ऊपर वाला और नीचे वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, करंट लेवल के प्राइसेस पे ही चल रहा है, इसलिए कंपैरेबल होता है। इसलिए
नई कंपनी के लिए आरओआई और आरओई ठीक है, डिसीजन लेने के लिए पैसा लगाना या नहीं लगाना, फोरकास्टेड आरओआई एंड आरओई पे। पर जितनी ज्यादा पुरानी कंपनी होगी, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, उनके लिए ये नंबर रिलेवेंट नहीं होंगे डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज बेस बहुत पहले के नंबर्स होंगे, जबकि अर्निंग्स करंट पीरियड की अर्निंग्स होगी जो आपस में प्राइस लेवल, प्राइस इंडेक्स लेवल पे मैच नहीं करती है। मेरी दादी के वक्त सोना 300 रुपए तोला था, 10 ग्राम्स। पापा के वक्त शायद 1000 रुपए था, उनकी मैरिज के वक्त। पर आज 1,30,000 है। आज गोल्ड के रिटर्न 300 रुपए पे कैलकुलेट करोगे, कुछ का कुछ ही आएगा नंबर, इलॉजिकल नंबर है, यू कैन नॉट टेक डिसीजन। तो जितना ज्यादा पुराना कंपनी होगा उनके लिए आरओआई और आरओई यूजफुल डेटा नहीं होंगे, कुछ और नंबर यूज होंगे फिर वहां डिसीजन लेने के लिए। ठीक है जी, समझ में आया मेरे हिसाब से। और स्टार्टअप के लिए हाँ कह सकते हैं ये रिलेवेंट है, क्योंकि उनकी अर्निंग भी करंट प्राइसेस पे चल रही है और नीचे का इन्वेस्टमेंट भी करंट प्राइसेस, मोर और लेस करंट प्राइसेस पे, इसलिए वो फिर भी वहां रिलेवेंट हो जाते हैं। तो अभी तक हमने, और अभी ये डिविडेंड रेट यील्ड और कर लेंगे, बट दो बड़े रेशियो हमने कंप्लीट किए, आरओआई, आरओई एंड प्रॉफिटेबिलिटी में जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट वॉल्यूम, ये सब हो गए। नेक्स्ट इज, समय तो हो गया हमारा आज का, फिर तो एक और सेशन लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे। ये सब करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम स्पीड लेंगे फिर ब्रेकर आ जाएगा, स्पीड लेंगे फिर ब्रेकर आ जाएगा, तो हम ब्रेकर पहले ही सारे क्रॉस कर जाते हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये आते हैं सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास ऑफ रेशियोज, दैट इज एक्टिविटी रेशियो, कितना एक्टिवली एफिशिएंटली आप काम कर रहे हो। कंपनी क्या काम करती है, सेल्स का काम करती है, तो कितना एफिशिएंटली आप फिक्स एसेट को यूज कर रहे हो, कितने एफिशिएंटली आप वर्किंग कैपिटल को यूज कर रहे हो, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंसी, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी, और ये तीन तो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो इसको वापस ले लेंगे। नेक्स्ट सेशन फिर कंटिन्यू करेंगे एंड देन हम अपना एक्चुअल वर्क शुरू कर पाएंगे। तो होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड दीज टर्म्स। जरूर लिख लीजिएगा, शेयर कर दी जाएगी वर्कशीट, कॉस्टिंग में जिस तरीके से शेयर किए, एक्सेल फाइल भी शेयर की है जिसमें सारे आज तक के वीडियोस का कनेक्टेड लिंक्स और उनके डिटेल्स अवेलेबल है। वैसे एफएम की भी बना देंगे, वो भी शेयर कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहें, नेक्स्ट सेशन में वापस इसको कंटिन्यू करेंगे, बचे हुए रेशियोज लेंगे एंड देन हम हमारा लिवरेज पहला चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। कोई डाउट है फील फ्री टू कनेक्ट, नंबर ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है, दैट इज 9829254445 एंड बेस्ट वे टू कनेक्ट इज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट लिख दें, दैट विल बी दी बेस्ट वन। वो सभी के लिए एक साथ सॉल्व हो जाता है। इंडिविजुअल कनेक्टेड व्हाट्सएप पे आने के बेटर आप कनेक्टेड रहें यूट्यूब पे, वहां आंसर्स भी मिल जाएंगे। होपफुली ये शीट शेयर कर रहा हूँ, वर्कशीट, गूगल ड्राइव लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज यहीं रखते हैं। सो डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।